हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र के चैप्टर कल्पना निर्माण थर्ड की, जिसमें हम सबसे पहले आज शारकर कल्पना की बात करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो पार्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं वो ये सारी बातें हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शर्करा कल्पना का परिचय एवं परिभाषा क्या है। तो भेषज कल्पना में विज्ञान में लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में ये शर्करा कल्पना आती है लिक्विड में, ये बात आप पढ़ लेंगे। ठीक है, शास्त्रीय परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी द्रव पदार्थ जैसे स्वरस, क्वाथ, अर्क, हिम या फांट में अत्यधिक मात्रा में शर्करा यानी चीनी या फिर मिश्री मिलाकर उसे मंदाग्नि पर पाक आदि क्रिया द्वारा गाढ़ा किया जाता है, यानी एक तार या दो तार की चाशनी के रूप में उसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उस गाढ़े, मधुर और संरक्षित द्रव्य को शर्करा कल्पना कहा जाता है। तो ये वाली बात याद रखेंगे कि क्या है, जैसे स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम, फांट कोई भी है, उसे हम जब पकाते हैं और जब वो गाढ़ी हो जाती है और वो मीठी होती है, उसमें हम मधुर द्रव्य डालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, शार्कर यानी शर्करा कल्पना कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सामान्य निर्माण विधि क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कल्पना निर्माण सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता ही आता है, राइट। ये आना ही है। ठीक है, कोई सी भी कल्पना आ जाए, लवण वाली आ जाए, आपकी क्षार आ जाए, कोई सी भी आ जाए, लेकिन आएगी तो है ही। ठीक है, संधान कल्पना हमारे पेपर में आई थी। ठीक, सामान्य निर्माण विधि की बात करते हैं। तो सबसे पहले पूर्व कर्म क्या है कि औषध द्रव्य का चयन करो। जिस व्याधि के लिए शर्करा का निर्माण करना है उसके अनुसार ताजी या फिर शुष्क जड़ी बूटी का चयन करो कि हमें ये वाली जड़ी बूटी चाहिए। उसके बाद आधार द्रव, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाना तो है और आपको एक बार सुन लेना है बस। मूल औषध से नियम अनुसार स्वरस, क्वाथ, अर्क जो भी आपको बनाना है उसका वो आप तैयार कर लेंगे। फिर शर्करा का मापन क्या होता है, सामान्यतः निर्देश अनुसार यदि भिन्न होगी, यदि क्वाथ की भिन्न होगी, तो ये है कि सामान्य नियम के रूप में द्रव से दुगनी या फिर संभाग शर्करा ली जाती है। बस इसे याद कर लेना कि कितना होता है, सामान्य नियम के रूप में द्रव से दुगनी शर्करा ली जाएगी या फिर उसके बराबर ली जाएगी। अब प्रधान कर्म क्या होता है कि सर्वप्रथम एक स्वच्छ कलाईदार तांबे या स्टेनलेस स्टील के पात्र में जैसे क्वाथ अर्क को डालो। अब उसे गाढ़ा करना है ना, मैं अग्नि पे पकाकर, तो उस द्रव्य में निर्मित मात्रा में अब मिश्री डालो या चीनी डालो और उसे अच्छी तरह से मिला लो। अब जब शर्करा पूर्णतः घुल जाए तब पात्र को, अब तक हमें क्या करना था कि सबसे पहले हमने जो भी हमें स्वरस था, क्वाथ था, अर्क था वो डाल दिया। उसके बाद हमने उसमें चीनी डाल दी। अब जब चीनी घुल गई है तो अब हमने उसकी अग्नि क्या कर दी है, मंदाग्नि पर गर्म करने लगे। मिश्री को लगातार करछी होता है, चलाते रहें, हिलाते रहें ताकि शर्करा पात्र के तल में लगे नहीं और जले नहीं। अब जब उबाल आ जाए, शर्करा की अशुद्धियां झाग के रूप में ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें समय समय पर छानकर बाहर निकाल दिया जाता है। पाक को तब तक जारी रखना है जब तक, ये इंपॉर्टेंट है, पाक को कब तक करना है कि जब तक के लेह या शर्करा सिद्धि के लक्षण ना आ जाए, जैसे तंतुवत होना, अपसु निमज्जन, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। पश्चात कर्म क्या है कि सिद्धि लक्षण प्राप्त होते ही पात्र को अग्नि से नीचे उतार लिया जाता है। यदि इस कल्पना में कोई प्रक्षेप द्रव्य है, जैसे कि चतुर्जात त्रिजात वाले होते हैं, इलायची, तुअक पत्र या फिर सुगंधित द्रव्य डालने हैं, तो पाक को थोड़ा ठंडा होने पर ही डालें। ठीक है, उसे थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद डाल दो। पूर्ण रूप से शीतल होने पर इसे छानकर स्वस्थ जीवाणु रहित कांच की बोतल में भरा जाता है। इजी था एकदम, समझ आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि शर्करा कल्पना और सिरप में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर शर्करा कल्पना आएगा तो ये क्वेश्चन भी साथ लगकर आ सकता है। चलो, इधर लिखा है हमारा कल्पना, इधर है सिरप। ठीक, चलो, ये एक पूर्णतः मेडिकेटेड औषधि युक्त कल्प है जिसमें मुख्य कार्यकारी अंश जड़ी बूटी का द्रव होता है।
तो इसमें हमें क्या मिलती है, जड़ी बूटी का द्रव, यानी वो कल्क है, क्वाथ है, स्वरस है, अर्क है, कुछ भी है। यहाँ पर क्या होता है, मुख्यतः एक वेहिकल है या माध्यम है जिसमें सुक्रोज को पानी में घोला जाता है। ये मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों हो सकते हैं। हमारी वाली तो मेडिकेटेड है, जो डिफरेंस होता जाएगा हम अंडरलाइन करते रहेंगे उसे। मेडिकेटेड है और ये क्या है, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड है। हमारे में इन्होंने दूसरी बात कही है कि औषधि युक्त होता है, और इन्होंने कहा है कि इसमें सुक्रोज मिलाया जाता है। ठीक है, शर्करा की मात्रा निश्चित नहीं होती है, ये आधार द्रव क्वाथ है, स्वरस है के घनत्व पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1:1 या 1:2 का अनुपात होता है, जो हमने पढ़ा। सुक्रोज की मात्रा निश्चित होती है, यानी 66.7 W/W है ना, वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम इतना होता है। चाहे ये याद करो मत करो, इतना ज्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। अब क्या है, इसमें जल के स्थान पर औषधीय स्वरस, क्वाथ, हिमफांड या अर्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, होता है। इसमें मुख्य विलायक शुद्ध जल, यहाँ पे वाटर का यूज होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, ठीक है, यहाँ पे तो हम स्वरस, क्वाथ, ये सारी चीजें लेते हैं। औषधियां बाद में सिंथेटिक रूप में मिलाई जाती है। मतलब वहां पर कहा जा रहा है, हमारी जो ये कल्पना है, ये तो कल्पना है ही कि वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पहले सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, उसके बाद उसमें मेडिसिन डाली जाती है। फर्क समझ रहे हो ना। इसमें मंद अग्नि पर तब तक लंबा पाक किया जाता है जब तक कि चाशनी तंतु वाली ना बन जाए। इसे केवल सुक्रोज को घोलने के लिए हल्का गर्म किया जाता है या बिना गर्म के शीत विधि से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के कृत्रिम रासायनिक प्रिजर्वेटिव्स की आवश्यकता नहीं होती है। शर्करा का उच्च पाक स्वतः प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। जब हम शर्करा को उस लेवल तक गर्म करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट, यहाँ पर प्रिजर्वेटिव फ्लेवर्स, ठीक है, ये नहीं होता है। प्राकृत प्रक्षेप द्रव्य जैसे इलायची, लौंग, केसर, दालचीनी आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, सिंथेटिक कलर्स का, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्लेवर एजेंट्स का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट था और इजी भी था। ये आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं तापमान का महत्व। आप पहले मुझे सोच के बताओ, ये मत देखो कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसे बताया गया है कि उसे मंद आग्नि पे पाक करना है, बार बार उसे चम्मच से चलाना है, करछुल से चलाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे चलाओगे नहीं तो वो लग जाएगा, या फिर आप उसे तेज आंच पे पकाओगे तो वो जल जाएगा। तो इसलिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा मंदाग्नि को, ताकि हमारा वो जले ना और अच्छे से पक भी जाए, क्योंकि उसे एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करना है चीनी को। चलो ठीक है, मंदाग्नि का महत्व क्या है। मंदाग्नि कितनी 60 से 80 पर तीव्र अग्नि देने पर जल जाती है और इसमें कैरामलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा चीनी का, और शरीर कड़वा हो सकता है और रंग काला हो जाता है। इजी था। शर्करा का हाइड्रोलाइसिस यानी इन्वर्जन ऑफ शुगर, मतलब धीरे धीरे पकने वाले सुक्रोज टूटकर ग्लूकोज फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है, इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। यह प्रक्रिया शर्करा भविष्य में जमने होने से रोकती है। समझ आ गया। सक्रिय तत्वों की सुरक्षा, मैंने ज्यादा जल्दी पढ़ दिया कोई बात नहीं। सक्रिय तत्व, हाँ ये वाले देखो, एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, मुझे तो ये वाली बात बहुत बढ़िया लगती है। ये आप क्योंकि सब में लिख सकते हो कि सक्रिय तत्वों की सुरक्षा करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाई टेम्परेचर पर जो हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि वोलेटाइल ऑयल नष्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें कहा गया है कि मंद आग्नि पर पाक करना चाहिए। निर्माण काल की सावधानियां, सतह विलोडन, कंटिन्यूअसली आप चलाते रहेंगे ताकि वो लगे ना। झाग की सफाई, क्योंकि झाग में आपका क्या आ जाएगा, गंदगी रहती है, तो उन्हें हटाते रहे। ओवर कुकिंग ना करें, अंडर कुकिंग से बचाओ। अब ज्यादा भी कुक ना करें और कम भी ना करें, ठीक है। कम करोगे तो फंगल ग्रोथ हो जाएगी, फर्मेंटेशन का खतरा रहेगा, ठीक है। ज्यादा करोगे तो जल जाएगा, काली हो जाएगी। प्रक्षेप डालने का समय क्या है, जब उबलते हुए में ना डालें, उसे उतारने के बाद जब वो थोड़ा सा
गरम हो, निवाया गुनगुना, तो तब प्रक्षेप द्रव्य मिलाएं। आउट क्वेश्चन, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्धि लक्षण, इसका श्लोक है, ठीक है, आप उससे श्लोक को याद कर सकते हो। वैसे तो श्लोक वाले शब्द यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला आता है तंतु वत्वम। तंतु मतलब धागा। तो जब पके हुए सिरप की एक बूंद अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच आप फैलाते हो तो उसके बीच एक बारीक अटूट तार बन जाता है। वो सिंगल हो सकता है या डबल हो सकता है। तो ये सबसे प्रधान भौतिक लक्षण है, ठीक है। सबसे बढ़िया लक्षण कौन सा है? तंतु के उसमें तंतु बन रहे हैं, तंतु मतवम। इसके बाद आता है अपसुमज्जनम यानी वाटर सिंक टेस्ट। जैसे आप शहद, हाँ बिल्कुल, आप इसे ना शहद के एग्जाम्पल से देख सकते हो ये वाले को। जब तैयार शर्करा की एक बूंद को साफ पानी में भरा जाता है तो वो पानी में घुलने की बजाय नीचे बैठ जाती है। जैसे शहद है, अगर शहद देखो, ये अगर तंत्र की जब हमने फाइल बनाई थी तो उसमें एक तो दूध का टेस्ट था कि किसमें डिटर्जेंट मिला है किसमें नहीं, और दूसरा हमने लिखा था हनी का टेस्ट। तो दूध का भी मैं आपको बता देती हूँ जब इस चीज का जिक्र हो ही रहा है। तो दूध का आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें डिटर्जेंट है या नहीं? तो उसे क्या करते हैं, एक बॉटल में, ग्लास बॉटल में भर के हम उसे शेक करते हैं, ठीक है। दोनों को से एक तो वो दूध जिसमें डिटर्जेंट मिला है, एक प्योर वाला। दोनों को जब हम शेक करते हैं तो जिसमें डिटर्जेंट मिला होता है उसमें बहुत ज्यादा झाग बनते हैं, और जो बिल्कुल प्योर है उसमें झाग बनते हैं लेकिन कम। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें डिटर्जेंट मिला है क्योंकि इसमें झाग ज्यादा बने हैं। जबकि हमने शेक दोनों को बराबर टाइम के लिए किया था, दोनों की बराबर अमाउंट ली थी, दोनों के लिए सेम बर्तन था, राइट। तो ये पता चल जाता है। अब हनी का टेस्ट के लिए हम वो पढ़ते हैं कि आप उसे एक ग्लास में पानी लो और शहद 1 चम्मच शहद लो और दोनों ग्लास में डालो। एक शहद असली है, एक नकली है। तो जो असली वाला है वो सीधा चुपचाप पानी में बैठ जाएगा, पानी में मिक्स नहीं होगा। लेकिन जिसमें चीनी मिश्रित है, ठीक है, क्योंकि शहद में किसको मिलाया जाता है? चीनी को। अब जिसमें चीनी मिश्रित है वो पानी में घुलने लगेगा। तो ये शहद के लिए है, और ये यहाँ पर भी अप्लाई होता है अपसुमज्जनम में, कि यानी वो पानी में बैठ जाता है, घुलता नहीं है। स्थिरत्वम, ठंडा होने पर शर्करा कल्पना ना तो अधिक गाढ़ी होती है ना ही ज्यादा पतली। यानी आप जैसे शहद होता है इस तरह का आपका होना चाहिए। गंध वर्ण रस उत्पत्ति, इसमें क्या है, जो आपने औषध डाली है, जैसे आपने मंजिष्ठा डाला तो उसमें मंजिष्ठा की गंध, उसका वर्ण, उसका रस वहां पर होना चाहिए। अंगुली मुद्रण, जब आप उसे उंगली से दबाओगे चाशनी को तो उस पे आपकी मुद्रा यानी आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उस पर छप जाते हैं। जैसे आप किसके साथ मैं आपको बताऊं, वो नहीं आती है लाल पीली कलर की मिट्टी, कौन सी मिट्टी कहते हैं उसे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें आपकी फिंगर छप जाती है ना, फिंगरप्रिंट्स। तो उस तरह से इसमें भी फिंगर्स आपकी छप जाती है। जैसे हाँ मुझे याद आ गया, गुड़ होता है ना, जब गुड़ आप ताजा ताजा लेके आते हो तो जब गुड़ आप खाते हो तो आपके फिंगरप्रिंट उस पर लग जाते हैं। ठीक वैसे ही वो बात कर रहे हैं कि इसका भी ये एक लक्षण है। पैकिंग, संरक्षण एवं संतति काल यानी शेल्फ लाइफ क्या है? पैकिंग के लिए पूर्ण रूप से शीतल किसकी, कांच की बोतल में रख देंगे, ठीक है। और कहने का यही मतलब है कि उसमें प्लास्टिक वगैरह से बचे रहे, ठीक है। यूवी रेस से भी उसकी सुरक्षा रहे, बोतलों के ढक्कन एयर टाइट होने चाहिए। तो ये 3 बातें याद रख लेना, कांच की बोतल होनी चाहिए, यूवी से सुरक्षित होनी चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए जिसके अंदर नमी मॉइस्चर ना जाए। संरक्षण के लिए इन्हें पहले इन्हें ठंडा करो शुष्क छायादार स्थान में, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। ये लाइन तो इतनी बार पढ़ी होती है ना, याद ही होंगी, ठीक है। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। रेफ्रिजरेटर में क्योंकि इतना ठंडे है, तो ये बस इतना याद कर लेना कि ठीक है, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। शेल्फ लाइफ क्या होता है? शास्त्र मत में 1 वर्ष मानी गई है। तो शास्त्रीय किसने मानी है? ये शारंगधर संहिता के अनुसार, क्योंकि हम शारंगधर संहिता ही भैषज्य कल्पना में मोस्टली प्रायोरिटी दी जाती है शारंगधर संहिता को। तो 1 वर्ष उन्होंने मानी है। आधुनिक मॉडर्न क्या कहती है? 3 साल तक, ठीक है। विशिष्ट उदाहरण क्या है? तुलसी अर्क
शर्करा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुलसी पत्र का अर्क हो जाएगा जो कि 1 भाग, यानी जैसे 500 ml ले लिया। शुद्ध शर्करा उसके 2 भाग 1000 ग्राम ले ली। प्रक्षेप द्रव्य इलायची चूर्ण सूक्ष्म मात्रा में सुगंधित हेतु, ठीक है, क्योंकि हम प्रक्षेप द्रव्य क्या लेते हैं, सुगंधित द्रव्य होते हैं, त्रिजात या चतुर्जात। इसका निर्माण विधि वो सब सेम है, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका चिकित्सीय उपयोग क्या है, तुलसी अर्क शर्करा के चिकित्सीय गुण कास एवं श्वासहर होता है, दीपन पाचन करता है, ज्वरहर है, रोचक एवं सुखास्य है, कंठ्य है। इसकी मात्रा 5 से 10 ml दिन में 2 या 3 बार गुनगुने जल के साथ लिया जाता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा शार्कर कल्पना। मैं आपको गारंटी देती हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस में इतना ही है तो क्या ही बनाएगा, जब हमने नोट्स में अपने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं और सिर्फ 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो खुश रहिए, ऐश करिए, ठीक है। इतना ही इजी ये टॉपिक था, लिखने में भी आपको इतना इजी लगेगा, नोट्स बनाओगे तो समझ आ जाएगा। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बने बनाए चाहिए, तो आप हमारे इन नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र के कल्पना निर्माण 3 में गुण पाक कल्पना की, जिसमें हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। हमेशा की तरह हमारा एक ही फॉर्मेट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आयुर्वेद भैषज कल्पना के अवलेह कल्पों के अंतर्गत गुण पाक कल्पना आती है। गुड़ का मतलब क्या है, जागेरी, ठीक है। गुड़ क्या प्रदान करता है, वो सिर्फ एक स्वीटनर ही नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक शक्तिशाली भैषज भी है, यानी वो हमारे व्याधियों को भी ट्रीट करता है, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि बहुत सारी कल्पनाओं में गुड़ डाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रियाल मोदक, उसमें गुड़ डाला जाता है स्वीटनिंग के लिए, लेकिन वो केवल स्वीटनिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे काम भी करता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सामान्य निर्माण विधि क्या होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, द्रव्य संग्रह एवं शोधन। उत्तम श्रेणी के बालू या धूली कणों से कम 1 वर्ष पुराना गुड़ लेते हैं और योग में वर्णित अन्य जड़ी बूटी को स्वच्छ कर उनका बारीक चूर्ण या कल्क या प्रक्षेप हेतु तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी उनका चूर्ण बना लिया जाता है। फिर द्रव पदार्थ का मापन। गुड़ को घोलने के लिए निर्दिष्ट द्रव जैसे कि जल हो सकता है, दूध हो सकता है, स्वरस या क्वाथ का उचित मात्रा में मापन किया जाता है। शास्त्र में गुड़ की मात्रा कितनी कही गई है कि जितना गुड़ है गुड़ की मात्रा से 2 गुना या 4 गुना द्रव लिया जाता है। याद करना इम्पोर्टेंट है। प्रधान कर्म देखते हैं कि प्रधान कर्म में हम क्या करते हैं, गुड़ का विलायन करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। जो भी हमने द्रव निर्धारित किया है उसमें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे, यानी वो जब तक के पूरा घुल ना जाए। उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे, यानी निर्मलीकरण करेंगे कि उसे छानना है एक्चुअली उस मिश्रण को एक स्वच्छ, क्योंकि हमें पता है कि हम रसशास्त्र में वस्त्र यूज़ करते हैं मोस्टली और छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि गुड़ों में क्या क्या मिला होता है, मिट्टी, गन्ने के छिलके जैसी अशुद्धियाँ होती हैं। अग्नि संयोग एवं पाक। अब क्या करेंगे, जो छना हुआ मधुर द्रव है उसे एक चौड़े मुंह वाले कलाईदार या फिर स्टेनलेस स्टील के पात्र में डालकर मंद अग्नि पर चढ़ाया जाता है। मिश्रण को एक कलछी से लगातार हिलाया जाता है ताकि गुड़ तली में जले नहीं, ठीक है, लगे नहीं। फेन उद्गम एवं पाक सिद्धि। जैसे जैसे पाक गाढ़ा होता है उसमें से झाग निकलने लगता है और उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी वो गाढ़ा होने लगता है। इस अवस्था में लगातार सिद्धि लक्षणों की परीक्षा की जाती है। अब वो सिद्धि लक्षण क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पश्चात कर्म क्या होगा कि प्रक्षेप द्रव्य का मिश्रण। जैसे ही पाक सिद्ध हो जाएगा पात्र को अग्नि से उतार लिया जाता है। पाक के थोड़ा गुनगुना, मैंने आपको बताया था प्रक्षेप द्रव्य तभी डाले जाते हैं जब वो ठंडा हो जाता है, यानी थोड़ा ही गर्म हो। जड़ी बूटी का सूक्ष्म चूर्ण यानी प्रक्षेप द्रव्य जो भी उसमें डालना है वो डालेंगे और फिर उसे कलछी से अच्छी तरह से मिलाया जाता है,
ठीक है, इस तरह डालेंगे कि उसमें कोई भी लम्ब ना बने। शीतलीकरण एवं मधु का संयोग, यदि योग में मधु यानी हनी का निर्देश हो तो पाक के पूर्णतः ठंडा होने पर ही मधु मिलाया जाता है। उष्ण पाक में मधु मिलाना आयुर्वेद में विषवत माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं आयुर्वेद में मधु यानी शहद गरम नहीं खाया जाता, ना उसे गरम ही चीज़ों में, गरम पानी में, किसी भी गर्म कल्पना में नहीं डाला जाता। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आपको मधु डालना ही है तो बिल्कुल जब वो ठंडा हो जाए तब डालना। तापमान का महत्व क्या है? मंद अग्नि, ठीक है, अगर मंद अग्नि होगी तो वो जलेगा नहीं। तीव्र अग्नि पर देने से गुड़ का क्या हो जाएगा? कैरमलाइजेशन हो जाएगा, जिससे पाक जल सकता है और उसका रंग पूरी तरह काला हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है घर पे, कभी भी गुड़ आता था जब मैं छोटी थी। अभी तो खैर मुझे गुड़ का शौक भी नहीं है, बचपन में था तो मैं गुड़ सोचती थी कि वो एक होता है ना कि गरम करके खाना है गुड़ को, तो मैं तवे पर उसे गरम करती, लेकिन वो अक्सर जल जाया करता। तो फिर मुझे वक्त के साथ पता चला, जब अब हम गुड़ जमाते हैं ठंड में तो उसे कम आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे चम्मच चलाते चलाते तब वो पिघल जाता है, ठीक है। सक्रिय तत्वों का संरक्षण, इससे क्या होता है, जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो उसी में मौजूद रहते हैं, उड़ते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें ज़्यादा पका दोगे तो वो नष्ट भी हो सकते हैं और जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। लचीलापन, टेक्सचर कंट्रोल, देखो अगर ज़्यादा ही गुड़ पक जाएगा तो वो कड़क हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उसे लचीलापन बनाने के लिए उचित तापमान पर ही पकना चाहिए। निर्माण काल में सावधानी क्या होती है? सतत विलोड़न, यानी हमेशा चम्मच चलाते रहना है ताकि वो जले ना। छानने की प्रक्रिया ज़रूरी है ताकि उसमें जो अशुद्धि है वो दूर हो जाए। प्रक्षेप द्रव्य का सही समय क्या है वो हमने बता दिया कि को उष्ण हो, ठीक है, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, गुनगुना हो जाए। मधु संबंधी कड़ा नियम क्या है कि उसे रूम टेम्परेचर पर डालना है, यानी ठंडा होने पर। आर्द्रता से बचाव करना है, उसे स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टे अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट वाली बात है। सिद्धि लक्षण इसका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अवलेह के जैसा ही। अब सुमत जन्म, तंतु, पीड़िता, मुद्रा, ठीक है, गणवर, और अब बताती हूँ। अब सुमत जन्म यानी पके हुए गुड़ की एक बूंद को शीतल जल से भरे पात्र में डालने पर वह बूंद पानी में बिखरने या घुलने के बजाय सीधा नीचे बैठ जाती है। उसे उंगलियों से पिंड का रूप दिया जा सकता है, ठीक है। अब सुमत जन्म का मतलब है कि पानी में आपने उसे डाला तो बिना फैले, जैसे शहद होता है, आप उसे पानी में डालो तो बिना फैले नीचे बैठ जाएगा, और अगर वो फैल रहा है तो उसका मतलब उसमें चीनी का मिक्सचर है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपने गुड़ को पानी में डाला तो वो सीधे शांति से नीचे बैठ जाएगा, और अगर वो मिक्स हो रहा है इसका मतलब उसमें कोई केमिकल की मिलावट है। तंतुवत्वम यानी थ्रेड, अंगूठा और तर्जनी यानी कि इन दोनों उंगली के बीच आप जब रखोगे तो इसमें 2 या 3 तार बनते हैं, तो इसे कहा जाता है तंतु का बनना। पीड़ितों न भजित त्वचम यानी फिंगरप्रिंट उस पर छप जाते हैं। जब आप गुड़ को, अक्सर आपने देखा भी होगा, गुड़ को जब आप दबाते हो, गरम गरम गुड़ जब आप लाते हो कोलू पर से, तो वहाँ वो आप उसे दबाते हो हाथ से तो आपके हाथ के प्रिंट्स उस पर छप जाते हैं। दैट्स कॉल्ड फिंगरप्रिंट टेस्ट। गंध, वर्ण, रस, उत्पत्ति, गुड़ के जैसे उसमें क्या आ जाए? गण, रस, गंध और वर्ण की उत्पत्ति। तरति प्रक्षिप्तम, ये क्या बोल रहे हैं? यदि सिद्ध पाक में कोई हल्का प्रक्षेप चूर्ण डाला जाए तो वह तुरंत नीचे डूबने के बजाय सतह पर कुछ क्षण तैरता रहे, ठीक है। इससे पता चलता है कि पाक की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा है। पैकेजिंग, ठीक है, ये सब आपको पता है कि एयर टाइट होना चाहिए, कांच का जार होना चाहिए, वो सबका सेम है ना प्यारे बच्चों। संरक्षण भी आपको पता है, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। शेल्फ लाइफ याद कर लोगे कि शास्त्र में तो 1 साल है, लेकिन आधुनिक में 3 साल है। उदाहरण, मणिभद्र गुड़, इसमें क्या होता है? विडंग, आंवला, हरितकी, त्रिव्रत, शुद्ध पुराण गुड़ जो कि 1 साल पुराना मैंने आपको बताया था, और जल। निर्माण विधि सबकी सेम होगी, इसमें इसका चिकित्सा उपयोग याद कर लेंगे। किसमें यूज होता है मणिभद्र गुड़? कुष्ठ में और त्वचा रोग में, कृमिघ्न में, मृदु विरेचक है, और शोथ और उदर रोग में यूज होता है, ठीक है। मात्रा याद करना इंपॉर्टेंट है,
6 से 12 ग्राम। विशिष्ट उदाहरण दूसरा गुड़ पिपली का है, तो पिपली में है तो पिपली नाम इसमें है तो पिपली इसमें आएगा। उत्तम श्रेणी का गुड़ इसमें आ जाएगा। कोई संक्रमण रोग की उग्रता के अनुसार गुड़ की मात्रा दुगनी या तिगनी भी ली जाती है, सामान्यतः संभाग श्रेष्ठ माना गया है। याद रख लेंगे। इसका चिकित्सीय महत्व क्या है? का श्वास हर है। देखो ये वाली चीज़ हमेशा याद रखना, पिपली है, ठीक है। तो इसका यूज किस में है? का श्वास हर करता है, अग्निदीपन और आम पाचन करता है, प्रियोदर नाशक है और रसायन गुण इसमें होते हैं। समझ आ रहा है? देखो पिपली है ना, उस पिपली की वजह से ये का श्वास हर है, अग्निदीपन आम पाचन है। मात्रा 3 से 6 ग्राम इसका हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही था हमारा गुड़ पाक कल्पना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टाटा, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कल्पना निर्माण 3 के लवण कल्पना वाले टॉपिक की, जिसमें हम सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें परिचय क्या बोल रहे हैं। तो भैषज कल्पना और लवण कल्पना का स्थान अति विशिष्ट है। नमक को केवल एक रस या भोज्य पदार्थ नहीं है बल्कि एक वात शामक, ये याद कर लेंगे कि लवण क्या करता है? वात शामक है। दीपन पाचन, जो अवरोध निवारक, यानी कि जो अवरोध हो जाता है स्रोतस में, क्योंकि लवण का गुण यह है कि वो स्रोतस का शोधन करता है, जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करता है। और तीक्ष्ण भेषज माना गया है। लवण कल्पना की परिभाषा: जब किसी वानस्पतिक द्रव्य जैसे अदरक, नारियल पत्र या अन्य जड़ी बूटियों को सैंधव लवण या अन्य निर्दिष्ट, हमारे यहाँ पर तो सैंधव लवण को ही प्रायोरिटी दी जाती है, के साथ मिलाकर एक बंद या विवृत पात्र में रखकर अग्नि के तीव्र या मध्यम संयोग, पुटपाक या अंतर्धूम विधि द्वारा भस्मसात अथवा भर्जित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया से उत्पन्न विशिष्ट कल्प को लवण कल्पना कहा जाता है। सामान्य निर्माण विधि इसकी देखते हैं। लवण कल्पना का निर्माण 2 रूप से किया जाता है, अंतर्धूम या फिर बहिर्धूम। इसमें अंतर्धूम विधि को अच्छा माना जाता है, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। पूर्व कर्म में सबसे पहले क्या ही है कि द्रव्यों का संग्रह करना है। ये सारी ही कल्पनाओं के लिए होता है, ठीक है। तो द्रव्य संग्रह में क्या करेंगे? सबसे पहले नारियल, जो हमारे सिलेबस में है वो नारिकेल लवण है, तो नारियल को लेंगे, ताज़ी अवस्था में कल्प अनुसार ग्रहण किया जाता है। लवण के रूप में मुख्यतः सैंधव लवण का प्रयोग किया जाता है, जिसे इमाम दस्ते में कूटकर कपरचन चूर्ण बना लिया जाता है। वैसे तो आजकल सैंधव लवण चूर्ण के फॉर्म में भी आता है। फिर क्या करेंगे? शराब संपुट या स्थाली चयन, अंतर्धूम पाक हमें करना है, तो 2 समान आकार के मिट्टी के श्राव ले लेंगे अथवा एक सुदृढ़ मृतिका पात्र का चयन किया जाता है, क्योंकि उसे शराब में रख के हमें क्या करना है? पुट देना है, ठीक है, या अग्नि देनी है। संधि बंधन कर देंगे। महीन मिट्टी और सूती वस्त्र की पट्टियों को कपड़ मिट्टी हेतु तैयार रखा जाता है। प्रधान कर्म क्या है? मिश्रण एवं भरण। हमारे में नारिकेल लवण है तो मैं आपको वही बताऊंगी। तो नारिकेल लवण पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे आपको बतानी है। देखो नारिकेल लवण में सबसे पहले आप इसमें घटक द्रव्य और निर्माण विधि इसी की देखना। नारिकेल लवण ले लेंगे 1 नग, यानी मध्यम आकार का जल युक्त हरा या अर्ध शुष्क नारियल, यानी ये है कहने का कि 1 नारियल ले लोगे मध्यम आकार का जिसमें जल हो। फिर उसके बाद सैंधव लवण ले लोगे, कितना होना चाहिए? 150 से 200 ग्राम होना चाहिए।
उसके बाद निर्माण विधि देखो इसकी, सबसे पहले एक जटा युक्त नारियल लेकर उसकी जटाओं को हटा दिया जाए। जो नारियल के ऊपर जो ब्राउनिश कलर की जटाएं होती हैं, धागे होते हैं, रेशे होते हैं, उन्हें निकाल दिया जाएगा। नारियल के ऊपरी भाग जो आँख वाला हिस्सा होता है, एक छोटा सा सुराख वहाँ से करेंगे और उसके बाद नारियल के अभ्यंतर जल को बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन कुछ विद्वान लोग जल निकाल कर लवण भरते हैं। तो इसमें मतभेद है, कोई जल को निकालना प्रीफर करता है, कोई कहता है कि जल में ही डाल दो, किंतु जल सहित पाक श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जल सहित श्रेष्ठ माना जाता है तो हम वही लिख कर आएंगे कि जो श्रेष्ठ है। उस छिद्र के माध्यम से महीन पिसा हुआ सैंधव लवण नारियल के भीतर पूरा भर दिया जाता है, ठीक है, जब तक कि नारियल पूर्णतः लवण से पूरित ना हो जाए, ठीक है। फिर हमने उसे भर दिया। इसके पश्चात नारियल के उस टुकड़े को पुनः छिद्र पर रखकर बंद कर दिया जाता है। समझ आ गया? और अथवा मिट्टी के कल्क यानी कपड़ मिट्टी कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस नारियल के ऊपर स्वच्छ कपड़ मिट्टी और 7 परतें चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। 7 बार कपड़ मिट्टी करते हैं ना, और प्रत्येक परत को अच्छी तरह पहले सुखाओ। एक परत लगाओ, उसे सुखाओ, फिर दूसरी लगाओ, फिर उसे सुखाओ। इस तरह से किया जाता है। उसके बाद सूख जाने के बाद क्या देते हैं हम? गजपुट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो स्वांगशीत हो जाएगा, नारियल को बाहर निकाला जाता है। ऊपर की जली हुई मिट्टी और छिलके को हटाकर भीतर से काले रंग के, सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे कलर का प्राप्त होता है? काले रंग का लवण प्राप्त होता है। इसे इमामदस्ते और खरल में अत्यंत महीन पीसकर कपरछन कर लिया जाता है और इसे ही नारिकेल लवण कहा जाता है। इसका चिकित्सीय उपयोग देखने से पहले इसे हम ऊपर जो हम छोड़ के आए हैं वो एक बार देख लेते हैं। कि निर्माण काल में तापमान का महत्व क्या होना चाहिए? क्रमिक ऊष्मा। यदि आरंभ में ही तीव्र अग्नि दे दी जाएगी तो मिट्टी का पात्र चटक जाएगा, तो पहले धीरे धीरे अग्नि को बढ़ाया जाता है। विशिष्ट पुट तापमान 400 से 600 डिग्री सेल्सियस। अतिपाक करेंगे तो क्या हो जाएगा? लवण खुद पिघलकर मेल्ट हो जाएगा और एक कांच के सदृश कड़े पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे चूर्ण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब हम बात करते हैं निर्माण काल में सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। पूर्ण वायु रोधन की एयर टाइट सीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। और पूर्ण शुष्कता, जब आप संपुट को अग्नि में रखकर ये पूरी तरह सूख चुकी हो, ठीक है। जब कपड़ मिट्टी आप 7 बार करोगे तो वो पूरी तरह सूख जानी चाहिए। स्वांगशीतता का नियम, पाक के बाद संपुट को कभी भी कृत्रिम रूप से जैसे पानी डालकर या हवा देकर ठंडा ना करें, उसे स्वतः ही ठंडा होने दें, अन्यथा लवण में आर्द्रता आ जाएगी। आर्द्रता रहित खरल, यानी जिस खरल में आप उसे चूर्ण करोगे वो पूरी तरह से पानी से फ्री होना चाहिए। सिद्धि लक्षण क्या है? सूक्ष्म होना चाहिए और सलक्षण होना चाहिए। वर्ण की परीक्षा होनी चाहिए। रंग सफेद या भूरा रह गया हो तो वो अपूर्ण पाक है। मैंने आपको बताया था काले वर्ण का, तो धूसरिया काले वर्ण का होता है। गंध एवं रस की परीक्षा, यानी जो जिस भी वनस्पति, जैसे हम नारिकेल लवण पढ़ते हैं तो उसमें नारियल की गंध और रस की परीक्षा नारियल जैसी होनी चाहिए। पुनर्दाह परीक्षा, रीहीटिंग करने पर यदि पुनः खाली अग्नि पर गर्म किया जाए तो उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि समस्त वाष्प कार्बनिक द्रव्य पहले ही स्थिर हो चुका होता है। इसे छोड़ दो, बाकी ये 3 याद कर लेना। पैकिंग कैसे करना है? एयर टाइट में, ठीक है। बस संरक्षण, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। शेल्फ लाइफ देख लो, इनकी शेल्फ लाइफ ज़रूर याद कर लेना। ये जो 6 कल्पनाएं हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इनको ज़रूर से याद कर लेना, ज़रूर से। वैसे तो मैंने अपने सिलेबस पे लिखी हुई थी, मैं आपको वो भेज दूंगी, अपने ग्रुप में डाल दूंगी टेलीग्राम पर, तो लेकिन फ़िलहाल आप याद कर लेना। या मैं 6 की 6 कल्पनाएं पढ़ाऊंगी, आप सबको अपने कॉपी में लिख लेना कि लवण कल्पना 5 साल, अस्कृति कल्पना इतने साल, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिख लेंगे। उदाहरण मैंने आपको बता दिया था। इसका चिकित्सीय उपयोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको जो बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर। परिणाम शूल में यूज़ होता है, अम्ल पित्तनाशक है, गुल्म या अनाहर, और दीपन पाचन तो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम दिन में 2 बार, भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ या छाछ मट्ठा के साथ, यानी तक्र के साथ, अथवा चिकित्सक के परामर्श अनुसार, ठीक है। याद हो जाएगा।
तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कल्पना निर्माण 3 में क्षार कल्पना की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तत् क्षरणात् क्षरणाद्र क्षारः, यानी जो क्षरण कर्म करता है। क्षरण का मतलब है वेस्टिंग या फिर मेल्टिंग करता है, जो दोषों को नष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर टिक लगा देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसके बाद हम क्षार के वर्गीकरण की बात करते हैं। ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, अगर क्षार कल्पना आता है तो फिर तो आप ये लिख के ही आओगे कि इसका वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रयोग विधि से कि वो पानीय है और प्रतिसारणीय है। पानीय का मतलब क्या है? पानी पीते हो तो इसका मतलब है कि ये इंटरनल यूज के लिए है। प्रतिसारण का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी जिसका बाह्य प्रयोग किया जाता है। इंटरनल यूज क्या होता है इसका? मंदाग्नि, उदर रोग, अश्मरी, गुल्म आदि में ओरल रूट से किया जाता है। प्रतिसारण का मतलब यह है जो बाहर एक्सटर्नल यानी पाइल्स, फिस्ट्यूला, चर्म कील, इन सब चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है, लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रयोग विधि से यानी प्रयोग भेद से। एक तो पानीय और एक प्रतिसारण। पानीय मतलब पानी पीते हैं तो मतलब इंटरनल यूज, प्रतिसारण का मतलब है फैलाना यानी एक्सटर्नल यूज क्या है। इसके बाद तीव्रता के आधार पर मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण क्षार। मृदु का मतलब है जो सामान्य पाक द्वारा निर्मित किया जाता है। मध्यम का क्या मतलब होता है? शंख, नाभि या चूने का जल मिलाकर तीक्ष्णता बढ़ाना। और तीक्ष्ण क्षार होता है चित्रक मूल जैसी उष्णवीर्य औषध का कल्क मिलाकर अत्यधिक प्रखर बनाया गया क्षार। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य निर्माण विधि की, जो कि बहुत ज़्यादा अलग है, तो इसीलिए यही चीज़ इसे इम्पॉर्टेंट बनाती है। तो सबसे पहले पूर्व कर्म में देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको एक वनस्पति लेनी है। सारी कल्पनाओं में हमें तो पहले यही निश्चित करना है कि कल्पना कौन सी बनानी है। ठीक है, कौन सी द्रव्य से बनानी है। तो सबसे पहले आप द्रव्य लोगों के वो क्या है, जैसे अपमार्ग क्षार, कदली क्षार, चिंचा क्षार के पंचांग या काष्ठ, क्योंकि ये सबका अलग अलग है। जैसे चिंचा का कवर होता है यानी उसका छिलका होता है। कदली का क्या लेते हैं हम? पत्र लेते हैं। अपमार्ग में क्या लेंगे? उसका पंचांग लेंगे। कदली में, कदली यानी केले का पत्र और केले का जो वो होता है जो स्टेम है ना वो लेते हैं। तो ये उसके अनुसार पेड़ के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य गीला ना हो उसे सुखाकर, क्योंकि हमें उसकी भस्म बनानी है तो उसे पहले सुखाएंगे, धूप में रखें। अगर वो जलीय अंश उसमें है उसे सुखाने के बाद उसका भस्म बनाते हैं। ठीक है, उसमें फंगस या मिट्टी ना लगी हो, कोई भी पत्थर वगैरह उसमें ना हो, ठीक, कोई भी कीड़ा काटा उसमें ना हो, इस तरह का पेड़ का हम चयन करेंगे। फिर पात्र का चयन करेंगे। भस्म निर्माण हेतु बड़ा लोह पात्र या खुली स्वच्छ भूमि हो। और जल, क्षार जल जो होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि क्षार जल क्या होता है। उसे छानने हेतु मिट्टी का पात्र, मृत्तिका मतलब मिट्टी का पात्र ले लेंगे, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि मृत्तिका का पात्र पुराने ज़माने में यूज़ होता था। अब आधुनिक डिजिटल ज़माना है, ठीक है, मॉडर्न ज़माना है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेनलेस स्टील। अब देखते हैं प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में सबसे पहले क्या करना है? हमें भस्म बनानी है, फिर उससे हमें क्षार जल का निर्माण करना है और उसका निस्रवण यानी फिल्ट्रेशन कैसे होगा बताती हूँ। भस्मीकरण देखो, यानी जो भी आपको वनस्पति, जो भी जिसका प्रयोज्यांग यूज आपको करना है कि पंचांग है या फिर उसका तना है या फिर उसका पत्र है, जो भी है उसे सबसे पहले आप सुखाएंगे, क्योंकि जितना जलीयांश होगा जलाने में उतना ही मुश्किल होगा।
ध्यान रहे कि बहिर्धूम पाक हो, ऐसा नहीं कि आपने बर्तन का मुंह बंद कर दिया और वो अंतर्धूम, धुआं भी वही है और जो भस्म है वो भी वही नहीं। आप किसी एक पात्र में ओपन एनवायरनमेंट में उसे बर्न करेंगे ताकि जो धुआं है वो निकलता रहे, भस्म एक प्योर रहे। इस तरह जब वो पूरी तरह जल जाए तो किस तरह का प्राप्त होता है भस्म? धूसर या श्वेत वर्ण की भस्म, व्हाइट ऐश बनने तक जलाया जाता है। ठीक है, इस तरह की आपको भस्म मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, प्राप्त जो भस्म आपको हुई है जब वो शीतल हो जाए, ठीक है, तो उस भस्म में 4 गुना, क्षार 4, इस तरह से याद मैंने किया है, क्षार 4, क्षार तो 4 गुना। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, मेरे में भी कोई आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट किसका रेशियो पूछा गया था, तो मैंने तो ट्रिक से याद किया था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्षार और 4, तो बस इतना ही याद रखना है कि क्षार में 4 गुना पानी डलता है, 4 गुना 1:4, और कुछ ग्रंथों में 6 या 8 है, तो इतना हमें याद नहीं रखना, ये याद रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, भस्म को मिला दिया 4 गुना पानी में, लोया मिट्टी के पात्र में इस मिश्रण को अच्छी तरह हाथों से मथकर रात भर छोड़ देते हैं, यानी 24 घंटे। बस इतना रखो, आपने भस्म को मिलाया, अच्छी तरह से उसे मिला दिया कि वो पानी में पूरी तरह मिक्स हो गई। अब उसके बाद उसे सोने दो, कितने, 1 दिन के लिए उसे रख दो, आराम से वो सो जाएगा। अब क्या करना है, निश्रवण के अगले दिन सुबह पात्र को बिना हिलाए डुलाए उसके ऊपर के, देखो जो भस्म है वो नीचे बैठ चुकी होगी, तो अब जो उसके ऊपर का पानी है उसे एक सूती वस्त्र की 4 परत, तो 4 क्षार और 4 ही लेयर वाला कपड़ा, सूती कपड़ा ले लेंगे और उससे छान लेंगे। इसे छानने की प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि जल पूर्णतः पारदर्शी यानी किंचित पीताभ येल्लोइश ना हो जाए। इस जल को, ये जो द्रव हमें मिला है पीताभ, इसे ही कहा जाता है क्षार जल। ठीक है, इसमें भस्म नहीं होनी चाहिए, ये हम प्रिकॉशंस में पढ़ेंगे। वाष्पीकरण क्या होता है, अब इस क्षार जल को एक चौड़े एक कढ़ाई ले लो, अब उस जल को इसमें डाल दो और उसे पकाते रहो। ठीक है, मंदाग्नि पर गर्म किया जाता है। जैसे जैसे जल उड़ता जाता है, इवेपोरेट होता जाता है, पात्र के तल में श्वेत रंग का, वेरी इंपॉर्टेंट, श्वेत रंग का गाढ़ा पदार्थ जमने लगता है। तो अब जो आपका जो ये जो जम रहा है ये क्षार है, तो ये क्षार है वो जमने लगेगा आपके कढ़ाई के तल पे, क्योंकि सारा पानी उड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो क्षार है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये समस्त जल उड़ जाता है, तो तली में केवल शुष्क श्वेत क्रिस्टल क्षार शेष बचता है। इसे तुरंत खुरच कर निकाल लिया जाता है और खरल में पीसकर इसे चूर्ण बना ली जाती है और इसे सुरक्षित रख दिया जाता है। इजी था। अब तापमान का इंपॉर्टेंस क्या है, भस्मीकरण के समय ऊष्मा कितनी होनी चाहिए, ऊष्मा दी जाती है, किंतु तीव्र वायु के झोंके से बचना आवश्यक है, क्योंकि भस्म उससे उड़ जाएगी। अगर तापमान 800 से ज़्यादा हो गया तो जो आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वाष्पीकृत यानी वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वाष्पीकृत का मतलब इवेपोरेट हो जाएंगे। वाष्पीकरण पाक के समय क्रिटिकल स्टेज क्या होती है कि शुरू में तो तीव्र अग्नि, जब पानी बहुत ज़्यादा है तो तेज़ अग्नि पे उसे पाक करो, लेकिन जब पानी कम रह जाए तो उसकी अग्नि कम कर देनी चाहिए। यदि खड़े होने पर भी तीव्र अग्नि रखी जाएगी तो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। समझ आ गया, जिससे इसकी क्षारीय रासायनिक केमिकल कंपोजिशन नष्ट हो जाएगा और वो किसी भी उपयोग का नहीं रहेगा। निर्माण काल की सावधानियां क्या होंगी, काष्ठ का चयन, ठीक है, उसमें जो आप वनस्पति ले रहे हो उसमें कोई प्लास्टिक, रबड़ या फिर कोई ऐसी चीज़ मिश्रित ना हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो। वस्त्र गलन, फिल्ट्रेशन वाला जो कपड़ा है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, अगर एक तो कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए और दूसरा ये कि अगर कपड़े से छानते वक्त अगर एक भी कण जल में भस्म का चला गया तो आपको, जब आप पानी क्षार में उसे यूज़ करोगे तो आमाशय में छाले यानी अल्सर्स उत्पन्न कर सकता है। लौह स्टील पात्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्षार या फिर देखो एसिड और बेस एल्केलाइन, इन दोनों के लिए ना ऐसे बर्तन लेने चाहिए जो किसी से रिएक्ट ना करें। हाइग्रोस्कोपिक बचाव, यानी ये जो क्षार होता है ना वो मॉइस्चर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट अपनी तरफ करता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसे पाक समाप्त होने के बाद उसे खुली हवा में ना छोड़ें, एकदम एयर टाइट बॉक्स में बंद कर दें। सिद्धि लक्षण क्या है कि वर्ण एवं स्वरूप आ जाए, और वो क्या है, हिम श्वेत, स्नो वाइट। स्वाद की परीक्षा एल्कलाइन होनी चाहिए। पीएच परीक्षा 10 से
14 होना चाहिए। पूर्ण विलेयता सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है, जब शुद्ध क्षार को, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, जब शुद्ध क्षार को पानी में डाला जाता है तो सेडिमेंटेशन नहीं होता उसका, वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है और उसमें कोई नीचे नहीं बैठता। अगर कोई चीज़ नीचे बैठ रही है तो उसका मतलब वो प्योर नहीं है। पैकिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, है ना, ये वाली लाइन होती है ना, तो यही लाइन है बस इसमें। अच्छा, ये संरक्षण में पैकिंग क्या करना है, पैकिंग बस इसमें ये बता रहे हैं कि एयर टाइट होना चाहिए और कांच की बॉटल हो कि वो किसी से रिएक्ट ना करे। इसकी शेल्फ लाइफ तो मानते हैं कि दीर्घकाल तक ये रह सकता है, लेकिन अब इसे माना जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कि 5 साल तक होता है। उदाहरण कदली क्षार है, कदली का मतलब होता है केला, जिसका तना और पंचांग यूज होता है, सेम वो सारी प्रोसेस है। चिकित्सीय महत्व याद कर लेंगे, मंदाग्नि में, उदरशूल में, अश्मरी में, यकृत प्लीहा वृद्धि में और विबंध में यूज होता है और ये कफ वात दोष का शमन करता है। क्षार कफ और वात का ही शमन करता है, क्योंकि क्षार क्या है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। चिंचा का मतलब होता है इमली, इमली के छिलके, चिंचा छिलका, तो इस तरह से याद किया मैंने, चिंचा और छिलका होता है इसका। विधि सबकी सेम है, चिकित्सीय उपयोग अम्ल पित्त में यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, अजीर्ण में और मूत्र ग्रज में ये यूज होता है। क्षार सूत्र क्या होता है, क्षार सूत्र एक बार इसे देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं, ठीक है, ये बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है बस कि इसमें कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं हरिद्रा के साथ, ठीक है। बस यही था हमारा आज का क्षार कल्पना का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कल्पना निर्माण 3 के चैप्टर में अयस्कृति कल्पना की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अभी तक इससे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन आने के चांसेस इसके अब बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कल्पना निर्माण 3 में जो इम्पोर्टेंट थी उसमें से एक ये कल्पना है, ठीक है। तो इसे अब ध्यान से देखेंगे कि 2023 बैच के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पाठ्यक्रम बिंदु यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो ये सारे पॉइंट्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको पता ही है कि हमारे सारे नोट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस होते हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी अगर देखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सारे पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। अयस्कृति कल्पना का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम एकदम अलग है। अलग क्या है इसमें, देखो, अयस्कृति आपने कभी सुना ही नहीं होगा शास्त्र में, आप सेकेंड ईयर में आके आपने पहली बार सुना होगा, तो इसलिए इसका नाम का मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अयस का मतलब समझो। अयस का मतलब होता है आयरन यानी लौह। लौह धातु को क्या कहा जाता है, अयस, और कृति का अर्थ होता है क्रिया या फिर विशिष्ट संस्कार। लेकिन कैसे कृति कैसे क्रिया, ऐसे मैंने याद किया था। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, क्षार कल्पना अयस्कृति कल्पना मेरा कंपाइलेशन का टॉपिक था, तो मेरे से मैडम ने एक भी सवाल नहीं पूछा। देखो, जब आप बेसिक से बताना शुरू करते हो और टॉप तक जाते हो तो एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिलता कि वो आपसे सवाल पूछे। एग्जामिनर क्या करता है, बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। मेरे से ना उसने ये पूछा कि अयस क्या होता है, कृति क्या होता है, लौह में, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा। मेरा दूसरा टॉपिक था क्षार, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्षार का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्षार कल्पना बताओ तो मैंने क्षार कल्पना की शुरुआत ही वहाँ से करी थी कि क्षार शब्द का क्या मतलब है, क्षरण करना, काटना, दोषों का शमन करना, दोषों को बाहर निकालना। जब मैंने बेस से लेके उन्हें पूरा, फिर उन्होंने पूछा कि अपमान क्षार कदली क्षार, तो मैंने बेस से शुरू करके उन्हें आगे तक पहुँचा है ना, तो मैंने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अयस्कृति कल्पना के बारे में बताओ, तो मैंने बताया कि अयस का मतलब लौह होता है और कृति का मतलब क्रिया, और वो क्रिया क्या होती है जो मैं अब आपको बताऊंगी कि उसका बार बार बुझाना। तो समझ रहे हो, ये मेरा गुड लक नहीं था, ये मेरा डीप पढ़ा हुआ था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी क्लासमेट नीतिका, तो मैडम ने
उससे उसका टॉपिक का ही पूछा, जो कि उसका टॉपिक था संधान कल्पना। अब उससे पूछ ली, वो संधान के बारे में बताती गई कि संधान में क्या होता है, क्या रेशियो है, क्या कब डलता है, कैसे टेम्परेचर, ठीक है, जो भी उससे पूछा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैडम ने उससे बस यही पूछ लिया, जो एग्जामिनर वाली मैडम आई थी, कि बताइए संधान का मतलब क्या है। अब वहां पे वो फंस गई, उसे नहीं पता, वो कह रही है कि फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन तो है, लेकिन संधान का मतलब क्या है। शब्द का एक मतलब होता है ना आयुर्वेद में, तो संधान का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। तो समझते हो किस किस को जोड़ते हैं, वो सारे द्रव्य डालते हैं। तो समझ रहे हो आपको एक शब्द पे फोकस करना कितना ज़रूरी हो सकता है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि प्रैक्टिकल में ज़रूरी है, नहीं, आपको एग्जाम में भी अगर आप ये लिख के आते हो ना कि अयस का मतलब लौ होता है, कृति का मतलब क्रिया होती है, और वो क्रिया कौन सी होती है, निर्वात की होती है, जिसे बार बार बुझाया जाता है, तो इससे एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि जिसका बेस क्लियर है उसे आंसर पता है। तो इसीलिए मैं फोकस करती हूँ कि हर उस शब्द पे आपको समझ आ जाए, छोटा छोटा शब्द, कि शब्द आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो इस चीज़ को हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन बच्चों ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आपको बतानी, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ें फेस ना करनी पड़े कि एग्जामिनर ने आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया और आप उसी में लटक गए, तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो अयस का मतलब होता है लौह, कृति का मतलब होता है क्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध लौह के अत्यंत पतले पात्र, इस चीज़ को जो मैं अंडरलाइन करती हूँ उसका यही मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट है। पतले पत्र लेते हैं जिसे तीव्र अग्नि में तपाकर रेड हॉट किया जाता है, फिर उन्हें कषाय द्रव्य जैसे त्रिफला, असन, गोमूत्र में या फिर संधान कल्प, इतना नहीं याद रखना, कोई भी एक याद कर लो, त्रिफला याद कर लो, ठीक है, बार बार बुझाकर निर्वात किया जाता है, जिससे कि वो इतने ज़्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं कि उनकी चूर्ण कल्पना बन सकती है, जिसे ही हम अयस्कृति कल्पना कहते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सामान्य निर्माण विधि कैसे होती है, इसे किस तरह से बनाया जाता है। एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है कि अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा हो, शायद नीचे आएगा, तो इसमें आप ये ध्यान देंगे कि ये दो तरह से बन सकती है, चूर्ण कल्पना और आसव अरष्ट यानी द्रव रूप में। चूर्ण वाला जो दिया है वो आचार्य सुश्रुत ने दिया है, आचार्य सुश्रुत ने दिया है, और जो ये वाली कल्पना है ये आचार्य चरक ने दी है, ठीक है। किसने दी है ये बच्चों, ये याद रख लेना, क्योंकि पता है जब मैंने कंपाइलेशन बनाया तो सर ने कहा कि तुमने अच्छा ये बताओ कि आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, आचार्य चरक ने क्या बताया। तब तक मैंने पढ़ा ही नहीं था, फाइल लिखते हैं ना तो पढ़ते नहीं है, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, फाइल लिखना अलग होता है। क्योंकि फाइल लिखते हुए हम सिर्फ क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। जब हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ को समझते हैं, तब हम जवाब दे सकते हैं टीचर को कि क्या है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या दिया था, चूर्ण दिया था। मैंने पता है इसे कैसे याद किया था, क्योंकि मेरा टॉपिक था, मुझे तो इसमें महारत हासिल करनी थी, तो ऊ से चूर्ण, चूर्ण और सुश्रुत, ठीक है, आसव वरिष्ठ आचार्य चरक। समझ आ गया होगा अब तो, इतना इजी था ये। अब हम बात करते हैं इसके पूर्व कर्म की, कि सबसे पहले तो आपको लौह पात्र का चयन करना है, ठीक है, कि कैसे लौह पत्र का, एक्चुअली पता नहीं पात्र क्यों मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, लौह पत्र होना चाहिए जो कि एकदम पतला होना चाहिए, कागज की तरह, ठीक है। फिर क्वाथ द्रव्य जिसमें उसे बुझाना है, ठीक है, तो उसका क्वाथ तैयार कर लेंगे, या फिर जो भी द्रव उसमें लेना है वो ले लेंगे। फिर संधान पात्र, जैसे मैंने आपको बताया कि संधान रूप में आसव वरिष्ठ कैसे बनते हैं, संधान कल्पना से बनते हैं। तो संधान कल्पना के लिए आपका या तो मिट्टी का हो या फिर स्टेनलेस स्टील हो, वो दोनों चीज़ें, एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, या तो मिट्टी हो या फिर स्टेनलेस स्टील का कोई बर्तन हो। प्रधान कर्म की बात करते हैं तो लौह को ताप करोगे और फिर उसे प्रसेक करोगे, यानी कि उसमें डुबा दोगे। मैंने रस शास्त्र में चैप्टर नंबर 2 जो परिभाषा है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया विद एवरी टर्म, निर्वाह, आवाब, ढालन। बातचीत को फोन करके
आवाप, ढालन, निर्वाप, शोधन, मारण, सत्वोपादन, सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बहुत इजी तरीके से बताई हुए हैं, तो आप जाकर वो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको ये टर्म्स में अब भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, जब आप वो वीडियो देख लोगे तो आपकी वो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो हमने रेड हॉट किया है उसे किस में बुझा देंगे, कोई क्वाथ या स्वरस या जो भी हमने द्रव लिया है उसमें उसे बुझा देंगे। इतनी बार करते हैं कि वो 7, 16 या 21 बार तक की जाती है, जब तक कि वो इतना ज़्यादा ब्रिटल नहीं हो जाता कि वो चूर्ण हो जाए। ठीक है, फिर हम उसे चूर्ण कर लेंगे। चूर्ण कैसे करेंगे, यंत्र में घिसकर। कौन सा यंत्र होता है बच्चों, खल्व यंत्र में घिसकर उसे चूर्ण बना लिया जाता है। अब उसके बाद संधान प्रक्रिया में, अब जो सूक्ष्म चूर्ण हमें प्राप्त हुई है, जब हम संधान कल्पना पढ़ते हैं तो उसमें धातु की पुष्प, शर्करा, मधु और अन्य दीपन पाचन द्रव्य जैसे कि चतुर्जात, त्रिजात, त्रिकटु, ये सारी चीज़ें उसमें डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जब डाल देंगे तो उसके बाद हम इस पे ये वाली चूर्ण भी डाल देंगे और उसे बंद करके रख देंगे। समझ आ गया। अब घट के मुंह को कपड़ मिट्टी से बंद करके 1 महीने तक उसे फर्मेंटेशन होने के लिए रख देंगे। इसके बाद पश्चात कर्म क्या आ जाएगा कि 1 मंथ के बाद हमें उसमें सिद्धि लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो कि हम सारे सिद्धि लक्षण पढ़ते हैं संधान कल्पना में। तो पात्र को खोलकर द्रव को पवित्र वस्त्र से छान लिया जाता है और इस छने हुए पारदर्शी किंचित श्याव या रक्तवर्ण को ही अयस्कृति कल्प कहा जाता है। अब इसमें तापमान का महत्व क्या है कि हाई टेम्परेचर पे लोहे को गर्म किया जाता है ताकि वो रेड हॉट हो जाए। अगर वो रेड हॉट नहीं होगा तो वो इतना भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा कि उसके चूर्ण बन जाए। संधान काल में एक टेम्परेचर होता है जो कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये तापमान ज़्यादा ही कम हो जाएगा तो फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें एसिडिटी हो जाएगी। समझ पा रहे हो। तो ये मेंटेन करना है। निर्माण काल में सावधानी क्या होनी चाहिए, लौह की शुद्धि अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, लौह जो है वो अच्छा होना चाहिए, जंग रहित होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आप जंग लगा लोहा लेते हैं तो उसका क्या होता है, विषाक्त प्रभाव उसका होता है। तीव्र प्रसिक सावधानी, जब रेड हॉट हो जाए तो तीव्र भाप और छींटे उठती हैं। अब आप सोचो कि कोई गर्म चीज़ ठंडे पानी में डाले जा रहे तो छींटे तो आएंगी, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप आंखों पे चश्मा पहने और अपने जो स्किन है उसके लिए ग्लव्स पहने। लोहे का तैरना नहीं, मतलब लोहे को तैरना चाहिए। एक्चुअली जो हमारा आयरन होता है अगर आप उसे डालोगे किसी भी लिक्विड में तो वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जब हमने उसका चूर्ण कर लिया तो वो इतना ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है कि वो पानी में तैरने लगता है हंस की तरह। जैसे कि मैंने आपको बताया था भस्मों की 18 परीक्षा होती हैं, वो भी मैंने आपको बताया था परिभाषा वाली वीडियो में, और वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वो जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो आप देख लोगे तो आपके लिए रस शास्त्र बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर ही रस शास्त्र का बेस है। तो जो सतह पर तैरने लगती है, निरुद्ध नहीं, उत्तम भस्म हो जाएगा वो। ठीक है, और तो ये बताता है कि वो इतनी ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है कि वो तैरने लगती है। संधान घट की सूक्ष्मता, यानी जो भी जिसमें भी आप संधान करोगे वो अच्छे से धूप में सुखाया जाना चाहिए, अन्यथा फंगस लग सकती है। सिद्धि लक्षण क्या होते हैं, अपुनर्भव के जो आपने लौह का जो चूर्ण तैयार किया है, अगर उसे वापस से आप उस गरम करो तो वापस से आयरन जो लौह है वो नहीं बनना चाहिए, लौह धातु नहीं बनना चाहिए। रेखापूर्ण क्या होता है कि जब आप लोहे की भस्म नहीं बोलेंगे, लोहे की चूर्ण को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के समान बीच में रगड़ोगे तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स में घुस जाएगा। इसको रेखा पूर्णत्व। ठीक है, संधान के सिद्धि लक्षण क्या होते हैं कि द्रव्य में जो एक अल्कोहल वाली एरोमा है वो आनी चाहिए। जब आप माचिस की तिल्ली घट के मुंह पर ले जाते हो पर वह बुझनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो कब बुझती है, जब CO2 निकलती है। CO2 निकलती है इसका मतलब काम चल रहा है। जब वो बुझेगी नहीं इसका मतलब आपकी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो गई है। ठीक है, लौह आयन विलेयता परीक्षण ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना डीप में जाना हमारी बात नहीं है। अब पैकेजिंग एंड सेल्फ लाइफ की बात करते हैं। तो वही बात है कि क्योंकि ये अयस्कृति कल्पना है तो कांच की बोतल में रखते हैं,
एंड सबको अपना जो एयर टाइट है उसमें रखते हैं, ठीक है। संरक्षण, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ये वाली लाइन है, ठीक है। शेल्फ लाइफ क्या कहते हैं कि जितना पुराना उतना अच्छा, पुराणो गुणवान भवेत, लेकिन DNC एक्ट क्या कहता है कि 10 साल तक। अयस्कृति, इसमें क्या है, सब से सारी चीज़ें सेम है जैसे मैं बता के आई हूँ, वो सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। विशेष उदाहरण, हाँ इसका यूज़ देख लीजिएगा कि इसका यूज़ किस में है, उदर में, प्रमेय में, मेदो रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा ये लिखा तो है, प्रमेय नाशक है, स्थौल्यहर है, पांडु रोग है, और कुष्ठ में यूज़ किया जाता है। कितना इजी था, देखो इसे याद मैंने कैसे किया था कि अयस्कृति कल्पना है, लौह में तो लौह है तो पांडु में यूज़ होता है, पांडु में यूज़ होगा, पी से पांडु, पी से प्रमेय में यूज़ होता है। प्रमेय का एक कारण स्थौल्य होता है, और जो स्थौल्य व्यक्ति होते हैं उन्हें त्वचा रोग होते हैं। बस इस तरह से याद कर लिया था मैंने। पी से अयस्कृति कल्पना है, लौ है तो पांडु में यूज़ होगा, पी से पांडु, पी से प्रमेय में यूज़ होगा। प्रमेय किसे होता है, जो स्थौल्य होते हैं, और स्थौल्य वाले लोगों को ही कुष्ठ होता है। सो ये था आपका, और क्रमिग्न होता है, ठीक है, याद रख लेंगे। अब हम बात करते हैं मात्रा एवं अनुपान की। 12 से 24 ml मात्रा इसकी होती है एग्जैक्टली, ठीक है। गुनगुने जल के साथ भोजन के तुरंत बाद दिन में 2 बार इसे देना चाहिए। ये वाली जो मात्रा है ये संधान कल्पना वाली मात्रा है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र के आखिरी टॉपिक के, जो कि हमने कल्पना निर्माण 3rd में पढ़े थे। उन सब में सबसे लास्ट टॉपिक आता है लेप कल्पना, जो कि उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि लेप में इसे हम नॉर्मल अपनी पर्टिकुलर जो हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लेप कल्पना की व्युत्पत्ति, परिभाषा और परिचय। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी आम भाषा में लेप किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जो हम कुछ देर के लिए लगाते हैं और उसके बाद हम उसे वॉश कर लेते हैं, सो दैट इज़ लेप। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आर्द्रम पिष्टम तु भेषजम लेप उच्यते। इसका क्या मतलब है, अर्थात आर्द्र यानी गीला अथवा शुष्क द्रव्य को जल, स्वरस, क्वाथ, दुग्ध, घृत, तेल या अन्य किसी द्रव माध्यम के साथ मिलाकर शिला पर पीसकर जो कल्कवत पेस्ट लाइक गाढ़ा स्वरूप तैयार किया जाता है उसे लेप कहते हैं, राइट। ये बाह्य परिमार्जन चिकित्सा के अंतर्गत सर्व प्रमुख भेषज है, ठीक है। सो मतलब जो अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा लेप का यूज़ किया जाता है, लेकिन सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में लेप को आलेप नाम से भी संबोधित किया गया है, यानी लेप का एक पर्याय आलेप है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। और इसे सभी बाह्य चिकित्सा में आशु फलदायी, आशु मीन्स जल्दी, शीघ्र प्रभावकारी माना गया है। लेप के भेद क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। लेप के भेद क्या होते हैं, तो दोषघ्न लेप, विषघन, विषघ्न लेप और वर्ण्य लेप। दोषघ्न लेप क्या होता है, ये लेप त्वचा और शरीर के स्थानीय दोष यानी वात, पित्त और कफ, नाम से ही पता चल रहा है कि दोषों को कम करता है। कौन से दोष हमारी बॉडी में होते हैं, वात, पित्त और कफ, क्योंकि इसका एप्लीकेशन लोकल होता है। तो ये लेप त्वचा और शरीर के स्थानीय दोष जैसे वात, पित्त, कफ को शमन करने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ वातज शूल में उष्ण वीर्य द्रव्य का लेप, क्योंकि वात क्या है, शीत है, और उसकी वजह से अगर शूल हो रहा है, पेन हो रहा है, तो
हम क्या करेंगे, उष्ण वीर्य वाले द्रव्य का लेप करेंगे, क्योंकि अपोजिट है तो उससे शूल का शमन हो जाएगा, वात का शमन हो जाएगा। इसकी मोटाई सामान्यतः 1/4 होती है। बस यही पॉइंट याद इसमें रखना है कि कितनी होती है, 1/4 होती है। बाय डिफॉल्ट मेरे से 4 ही लाइन खींचे गए हैं, ठीक है, 1/4 होता है। विषग्न लेप यानी नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्थावर या फिर जांगम विष के दंश स्थान पर उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए इस लेप का प्रयोग किया जाता है। देखो, विष 2 ही प्रकार के होते हैं जिन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, स्थावर विष एंड जांगम विष। अब विषग्न लेप है तो विष के लिए यूज़ किया जाता है, तो यह त्वचागत विष का शोषण कर यानी उसका एब्सॉर्ब करता है विष को, और दाह और शोथ को शांत करता है। इसकी मोटाई 1/3 होती है, 1, 2, 3, ठीक है, 1/3 होती है। वर्णीय लेप की बात करते हैं। वर्ण का मतलब क्या है, जो त्वचा की कांति प्रभाव वर्ण को निखारे, ठीक है, कांति वर्ण को उत्तम करे, नीलिका व्यंग और जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उनको भी दूर करे, एक्ने को दूर करने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, यानी जो हमारा सौंदर्य है, ठीक है, जो हमारा ग्लो है, जो हमारा ब्राइटनेस है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए तो इसका यूज़ किया जाता है। इसकी मोटाई सामान्यतः कितनी होती है, ये चीज़ याद रखेंगे, 1/2, ठीक है। अब इसके निर्माण की सामान्य विधि क्या है। सबसे पहले पूर्व कर्म की बात करते हैं, तो द्रव्य का चयन कर लो कि कौन सा वो द्रव्य है कि जिसका आपको पेस्ट बनाना है, कि वो शुष्क है या आर्द्र है, ठीक है। यदि शुष्क द्रव्य है तो उन्हें स्वच्छ कर उसका चूर्ण कर लिया जाता है और फिर उसमें पानी मिला दिया जाता है। द्रव माध्यम का चयन। अब लेप को घोलने या पीसने के लिए जल, दुग्ध, कांची, गोमूत्र, स्वरस, घृत, तेल, किसी भी चीज़ की जो भी आपके आवश्यकता के अनुसार या जिसकी दोष के लिए या जिस भी उद्देश्य के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो उसके अनुसार। यंत्र सज्जता यानी खल्व यंत्र अथवा स्वच्छ शिला, देखो या तो खल्व यंत्र में यूज़ करो उसे ग्राइंड करने के लिए, या फिर शिला देखो मोस्टली जो हम सिल पत्थर जैसे बोलते हैं आम भाषा में, उसे हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो आर्द्र, ठीक है, जिसमें पानी होता है, और जो शुष्क है उन्हें मोस्टली हम खल्व यंत्र में उनका चूर्ण बनाते हैं। प्रधान कर्म की बात करें तो यदि ताज़ी जड़ी बूटी हो तो उन्हें सीधे शिला पर, ठीक है, शिला पर थोड़ा जल्दी, ठीक है, ये हो गया। यदि शुष्क हो तो पहले उसे खल्व यंत्र में डालकर, जो मैंने आपको बताया वही सारी बातें इन्होंने प्रधान कर्म में कही। पश्चात कर्म की बात क्या करते हैं कि तैयार लेप को खल्व यंत्र से निकालकर सुरक्षित कांच या चीनी की मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। यदि इसे तात्कालिक प्रयोग करना हो तो रोगी के प्रभावित अंग पर लगाया जाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य यदि इसका व्यवस्थित रूप से भंडारित करना हो तो प्रिजर्वेटिव, बस ये बता रहे हैं कि अगर हाथों हाथ यूज़ करना है तो वहाँ से निकाल के लगा दो, लेकिन अगर आपको इसे रखना है कुछ टाइम के लिए तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाकर ट्यूब में या जार में पैक किया जाता है। इजी है। तापमान का महत्व क्या होता है। निर्माण काल में तापमान लेप के द्रव्य को पीसते समय अत्यधिक घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसके वोलेटाइल ऑयल्स और थर्मोलेबल यानी कि जो हीट से नष्ट हो जाते हैं वो सारे घटक नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मर्दन मंद गति से करना चाहिए। प्रयोग काल में तापमान क्या है कि शीत लेप, उष्ण लेप, ये 2 तरह से हो सकते हैं। शीत लेप हम कब यूज़ करेंगे, पित्त दोष, रक्त दोष, दाह में तथा पाक अवस्था से रहित शोथ में लेप को शीतल अवस्था में ही लगाया जाता है। यानी शीतल लेप हम शीत लेप कब लगाते हैं, पित्त दोष, रक्त दोष, दाह में। उष्ण लेप वात और कफ जन्य रोगों में, जकड़न में, शूल में, अपाक शोथ को बैठने या पकाने के लिए, ठीक है। इतना याद कर लेंगे कि शीत का किस में यूज़ होता है। अति उष्णता का निषेध, लेप को कभी भी अत्यधिक गर्म करके त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा त्वचा झुलस सकती है। और ऑल्दो ये भी आपको बताया गया था कि उसके वोलेटाइल ऑयल्स नष्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए भी ज़्यादा गर्म उसे नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लेप प्रयोग में सावधानी, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए। रात्रि में लेप का निषेध, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं इस पे लिख देती हूँ।
कि रात्रि में लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय त्वचा के क्यों नहीं करना चाहिए वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। रोमकूपों संकुचित हो जाते हैं और जो शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। यदि रात्रि में आपने लेप लगाया तो ऊष्मा अवरुद्ध होने से पीड़िका, खुजली और त्वक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। उपवाद इसमें क्या है वो क्या एक्सेप्शंस है कि इसका उपवाद क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है। सद्यो व्रण, आपको एकदम ही चोट लगी है, विष विकार है, तो आपको ज़रूरी है कि आप लेप करो। और बहुत ही ज़्यादा आपको अगर दर्द है जो काबिल बर्दाश्त नहीं है तो आप उसमें रात्रि में लेप लगा सकते हो। शुष्क लेप का परित्याग, वेरी इम्पॉर्टेंट। लेप जब त्वचा पर सूख जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। सूखा हुआ लेप त्वचा की नमी को सोख लेता है, रोमकूपों को बंद करता है और स्थानीय ऊष्मा बढ़ाकर कंडू व त्वचा में खिंचाव पैदा करता है। हम बहुत सारे मास्क ऐसा करते हैं कि उन्हें पहले सूखने देते हैं, फिर हम उन्हें वॉश करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आपको लगे कि लेप अब थोड़ा थोड़ा सूखना शुरू हो गया तो एकदम उसे धो लेना चाहिए। पुनः लेपन का निषेध, आपने एक बार लेप लगाया और उस सूखने पर उसी के ऊपर दोबारा लेप नहीं लगाना चाहिए। पुराने लेप को पूरी तरह धोकर साफ करने के बाद ही नया लेप लगाना चाहिए। पुराना लेप बैक्टीरिया की वृद्धि का केंद्र बन सकता है। ठीक है, मैं इन्हें इरेज कर देती हूँ। चलो, फोर्थ, मोटाई का ध्यान रखना है, जिसमें एक तो हमें बताया गया है कि सबके अनुसार कितनी कितनी मोटाई होनी चाहिए और लेप को ना अत्यंत पतला होना चाहिए ना ही अधिक मोटा यानी गाढ़ा और ना पतला। भैषज्य रत्नावली के अनुसार इसकी मोटाई एक भैंस की खाल के मोटाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। रोमों के विपरीत दिशा में लेपन, लेप हमेशा बालों की विपरीत दिशा में लगाना चाहिए ताकि औषधीय तत्व रोमकूपों में और स्वेदवाहिनी प्रणालियों में के माध्यम से त्वचा के भीतर गहराई तक अवशोषित हो सके। ठीक है, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। सिद्धि लक्षण क्या होते हैं? चिकनापन, अंगुलियों के बीच रगड़ने पर लेप में कोई दरदरापन या बालों जैसा कण का अनुभव नहीं होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी किसी में शेयर किया था कि मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ, तो जब मैं उन्हें अपने हाथों के बीच रब करती हूँ तो मुझे कोई ऐसा खुरदुरापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। इतना स्मूथली वो रब होता है अपने हाथों पर और फेस पर रब करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, बट इट इज़ ओनली फॉर ऑयली स्किन। तो वो चिकनापन इसमें होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए कि द्रव और चूर्ण के अंश अलग अलग नहीं दिखे। पता चला पानी इधर एक साइड हो रहा है और चूर्ण इधर नहीं, उसे अच्छे से होमोजीनियस मिक्सचर बनाना चाहिए। गंध और वर्ण, जो भी आपने उसमें एक तो जो भी दवाई उसमें डाली है, पॉइंट आता है गंध और वर्ण। योग में प्रयुक्त औषधि की एक प्राकृत गंध और वर्ण है वो उसमें होनी चाहिए। अगर वो गंध विकृत है यानी दुर्गंध उसमें आ रही है तो उसे यूज नहीं करना चाहिए। 10 वाला 10 का है ना। इसके बाद हम इसे मॉडर्न से रिलेट करते हैं तो पीएच की वैल्यू, विस्कोसिटी, उसका पार्टिकल साइज, माइक्रोबियल लोड और उसका स्किन इरिटेशन टेस्ट, ये सब आप मॉडर्न का है, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके विशिष्ट उदाहरण की, जो कि इसमें याद करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अवलगुज आदि लेप। मुख्य घटक इसमें क्या है? अवलगुज जो कि है बाकुची बीज, जो कि बाकुची का पर्याय है, बाकुची सोरेलिया कॉरिलीफोलिया, जिसे हम द्रव्य गुण में भी पढ़ते हैं कि वो स्किन के डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। और हरीताल, इसका भावना द्रव्य कौन है? गोमूत्र है। बाकी निर्माण विधि सब में सेम है। ये लेप किसके लिए यूज़ किया जाता है ये हम द्रव्य गुण में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी है शिवित्र में यानी विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा में इसका यूज़ किया जाता है। बाकुची का नाम ही सोरेलिया कॉरिलीफोलिया है, तो इसमें पाया जाने वाला सोरेलिन, तो इससे क्या होता है? तो ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। सेकंड आता है उदाहरण केशवर्धक लेप। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि केश का वर्धन करने वाला लेप। तो केशवर्धक जो कि हम आयुर्वेद में और आयुर्वेद के
नाम पे बहुत सारे तेल इसी नाम से बिकते हैं कि भृंगराज तेल, ठीक है। तो इसमें सबसे जो घटक द्रव्य है वो है भृंगराज, एक्लिप्टा एल्बा, आमलकी जो कि बालों के लिए अच्छा है, यष्टि मधु, और जबा पुष्प जो कि बालों को ब्लैक कलर देता है, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, और तिल के काले बीज। इसमें द्रव माध्यम क्या है? नारिकेल जल, दुग्ध अथवा भृंगराज स्वरस। नेक्स्ट, निर्माण विधि सबकी सेम होगी और इसका यूज़ खालित्य में होता है, ठीक है। खालित्य में, पालित्य में और दारुणक यानी डैंड्रफ में होता है। और ये केश की जड़ यानी हेयर फॉलिकल्स को पोषण प्रदान करता है और कफ पित्त शामक है। महत्व और औषधीय प्रभावशीलता क्या है? त्वरित अवशोषण, रैपिड लोकलाइज एक्शन होता है। और ये हमने द्रव्य गुण में जब हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं ड्रग डोजेज फॉर्म्स में, हाँ मैंने बताया था कि उसमें टॉपिकल जो है वो लोकल को ही हील करता है, तो इसी वजह से उसका जो एक्शन है तो वो जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि वो लोकली एक्ट कर रहा है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी छोड़ देगा, तो इसलिए उसका टाइम ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। शोधन एवं रोपण करेगा, शोथर एवं वेदना स्थापन है, ठीक है। काय चिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग के साथ समन्वय, तो ये एक बार आप इसे देख लेंगे कि ये क्या है, लेकिन ये तो हमारा 3rd ईयर का सिलेबस है। पैकेजिंग टेक्निक्स क्या है इसकी वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि लेप अगर बनाते हो तो उसका एकदम ही यूज़ करना चाहिए शास्त्र के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको उसे बाद में यूज़ करना है तो उसमें आपको प्रिजर्वेटिव्स मिलाने पड़ेंगे, ठीक है। और व्यावसायिक शुष्क लेप औषध को सुखाकर महीन चूर्ण के रूप में पैक किया जाता है, इसीलिए इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जार अथवा लैमिनेटेड एल्यूमिनियम पाउचेस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सेव्य अवधि, शेल्फ लाइफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि लेप को जितना जल्दी यूज़ किया जाए उतना ही ज़्यादा बेटर है, तो फ्रेश यूज़ करना चाहिए। लेप का चूर्ण 2 वर्ष तक होना चाहिए, और आधुनिक लेप यानी जो हम ऑइंटमेंट्स क्रीम्स पढ़ते हैं उनका 3 साल तक की अवधि है। यहाँ पर हमारा फिनिश होता है कल्पना निर्माण 3 वाला चैप्टर, जो कि जिसमें हमने 6 की 6 कल्पनाएं पढ़ ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।